नमस्कार, मैं हूं नगमा। देखिए कि 12 सालों में क्या बदला है देश में। सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक ऐसा दौर है ये 12 साल जिसने भारत की राजनीति में, नीतियों में और नई दिशा तीनों को एक साथ परिभाषित किया है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने अच्छे दिनों का एक वादा किया और अब 12 साल बाद वही वादा एक बड़े राष्ट्रीय नैरेटिव में तब्दील हो गया है। आर्टिकल 370 से लेकर ट्रिपल तलाक तक, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर डिजिटल इंडिया तक, जनधन से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तक, ये वो फैसले हैं जो देश के सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। बीजेपी के समर्थक इसे बदलाव का स्वर्णिम काल कहते हैं तो आलोचक सवालों की लंबी लिस्ट लेकर खड़े हुए हैं। लेकिन एक सच जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता वो ये कि इन 12 सालों में ब्रांड मोदी सिर्फ एक नाम नहीं रहा बल्कि एक सियासी शक्ति, एक स्टाइल और एक स्थायी प्रभाव बन चुका है। दिल्ली की सत्ता पर यूपीए का एक दशक पूरा होने जा रहा था और गलियारों में चर्चा थी तीसरी बार वापसी की, हैट्रिक की। लेकिन हिंदुस्तान की सियासत किसी नई कहानी को लिखने की तैयारी में जुटी थी। वक्त कुछ और ही इतिहास रचने की तैयारी कर रहा था। तत्कालीन यूपीए सरकार पर घोटालों के आरोप सबसे बड़ा हथियार बन गए और जनता के भीतर एक बेचैनी जो धीरे धीरे गुस्से में बदल रही। ठीक उसी दौर में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा दांव खेला जिसने चुनावों को सिर्फ चुनाव नहीं रहने दिया बल्कि उसे जन आंदोलन में बदल दिया। बीजेपी ने एक ऐसा चेहरा चुना जो परंपरागत दिल्ली की राजनीति से अलग था, जो लुटियंस की गलियों से नहीं बल्कि बीजेपी की सबसे बड़ी फैक्ट्री यानी गुजरात की जमीन से निकला था। वो चेहरा पहली बार राष्ट्रीय मंच पर कुछ इस तरह से उभरा जिसका नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 2014 का आम चुनाव परंपरागत प्रचार का चुनाव नहीं था। ये पहला चुनाव था जहां रैलियां सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड में नरेंद्र मोदी की सभाएं जिसमें लाखों लाखों की भीड़ उमड़ रही थी और हर मंच पर एक ही संदेश, अच्छे दिन आने वाले हैं। आज का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन, अच्छे दिन, वाह। ये सिर्फ नारा नहीं था बल्कि उम्मीद थी जिसे देश का हर वर्ग अपना सपना समझ रहा था। तो वहीं नरेंद्र मोदी ने जनता से सीधे कनेक्ट के लिए चाय पर चर्चा प्रोग्राम की भी शुरुआत की। इस दौरान 3D रैली, सोशल मीडिया पर आक्रामक कैंपेन, 2014 का लोकसभा चुनाव पहली बार पूरी तरह लीडर सेंट्रिक हो चुका था, जहां पार्टी पीछे थी और सबसे आगे था नरेंद्र मोदी का चेहरा। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल और छत्तीसगढ़, ऐसे तमाम राज्यों में चुनावी मैदान सज रहे थे। हर चुनावी मैदान में तस्वीर एक जैसी ही नजर आ रही थी। भीड़, नारे और हर कोने से उठती एक ही आवाज, अब की बार मोदी सरकार। मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है।
इस दौरान राजनीति के तमाम पंडित हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है। क्या ये सिर्फ प्रचार का नया जरिया है या फिर पूरे हिंदुस्तान में सच में कोई लहर उठ चुकी है। 2014 के चुनाव में पहली बार विकास, राष्ट्रवाद और व्यक्तिगत नेतृत्व तीनों एक साथ एक मंच पर खड़े नजर आए। नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल को पूरे देश के सामने पेश कर रहे थे, जहां विकास की रफ्तार थी, मजबूत नेतृत्व था और दूसरी तरफ यूपीए सरकार पूरी तरह से डिफेंस की मुद्रा में नजर आ रही थी। अब जब नतीजों का दिन आया तब कैलेंडर में तारीख थी 16 मई 2014, यानी नतीजों का दिन। सुबह से ही रुझान आने लगे थे और कुछ ही घंटों में देश ने वो देखा जो देश में 3 दशकों से नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर बहुमत के जादुई आंकड़े को पार कर लिया और ये आंकड़ा 282 सीटों तक जा पहुंचा। पूर्ण बहुमत, निर्णायक जीत और यूपीए की ऐसी हार जो इतिहास में दर्ज हो गई। साल 1984 के बाद 30 साल तक किसी पार्टी को पूर्ण जनादेश नहीं मिला था, लेकिन पूरे 30 साल बाद देश ने एक ऐसी सरकार को पूर्ण बहुमत दिया जो गठबंधन के सहारे नहीं बल्कि अपनी ताकत के दम पर खड़ी थी। और इस जनादेश में केंद्र में वो चेहरा था जो खुद को सिस्टम का हिस्सा नहीं बल्कि खुद सिस्टम बना, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये अब महज नाम नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा सियासी नैरेटिव बन चुका था। फिर वो तारीख आई जिसका बीजेपी को कई दशकों से इंतजार था। वो तारीख बनी 26 मई 2014। भारत की लोकतांत्रिक इतिहास का वो दिन जब देश की राजनीति ने एक निर्णायक मोड़ लिया और नरेंद्र मोदी युग का आगाज हो गया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राष्ट्रपति भवन का गलियारा, सार्क नेताओं की मौजूदगी और दुनिया की नजरें भारत पर टिकी थी। ये सिर्फ शपथ नहीं थी, ये नए भारत के वादे की वो शुरुआत थी जिसे इतिहास ने एक नाम दिया, मोदी युग। 2014 के बाद आने वाले साल प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं थे, लेकिन मोदी ने अपने संसदीय कार्यकाल के पहले ही दिन बड़ी लकीर खींच दी। 2014 का वो ऐतिहासिक पल जब नरेंद्र मोदी पहली बार संसद पहुंचे और सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले लोकतंत्र के उस मंदिर की चौखट पर उन्होंने माथा टेका। ये उस सोच का प्रतीक था जिसमें सत्ता नहीं, सेवा सबसे ऊपर। गुजरात से दिल्ली तक का सफर और जिम्मेदारी बदल चुकी थी। पूरा देश देख रहा था और नरेंद्र मोदी ये संदेश दे रहे थे कि संसद केवल सत्ता और सियासत करने का मंच नहीं है बल्कि जनता के विश्वास का सबसे बड़ा मंच है। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। 2014 के बाद सिर्फ शासन के लिए साल नहीं बल्कि ये दौर प्रभाव के विस्तार का माना गया। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने अपने बड़े और सख्त फैसलों की शुरुआत कर दी। शपथ के कुछ ही महीनों के भीतर नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की, जिसका मकसद था हर परिवार को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। ये सिर्फ एक योजना नहीं थी बल्कि आर्थिक विकास की बड़ी क्रांति मानी गई। भाइयों बहनों, इस आजादी के पर्व पर मैं योजना को बहुत तेज आगे बढ़ाने का संकल्प करने के लिए आपके पास आया हूं। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है। और इसलिए
प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवारजनों को 1 लाख रुपए का बीमा मिल सकता है। इसके अलावा जीएसटी, डिजिटल इंडिया, यूपीआई से डिजिटल भुगतान, क्यूआर कोड जैसा फैसला क्रांतिकारी साबित हुआ। भारत का संकल्प है डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है, जिसने भारत के आम आदमी की सोच को बदल कर रख दिया। जो कभी नकद पर सिर्फ निर्भर था वो अब मोबाइल से लेन देन करने लगा। एक चाय वाला, एक सब्जी वाला, एक छोटा दुकानदार अब वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुका है। ये बदलाव शोर से नहीं आदतों से आया। यूपीआई ने भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। आज दुनिया के 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स अकेले भारत में होते हैं। आप अभी भारत आए होंगे तो देखा होगा, आज फल, सब्जी या पानी पूरी के ठेले हो या फिर चाय की दुकान, सब जगह डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। जहां तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सवाल है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला क्रांतिकारी साबित हुआ। इस स्कीम से पहले तो करप्शन खत्म हुआ और दूसरा जो लाभार्थी थे उनके खाते में सरकारी मदद सीधे पहुंची, जिससे बीच की करप्शन चेन ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया। 2014 से 2026 के बीच में मोदी सरकार ने 43 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा सीधे लाभार्थियों को दिया, जिसमें 12 साल में करीब 50 लाख करोड़ ट्रांसफर किए गए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 3,48,000 करोड़ की बचत हुई। किसान सम्मान निधि से करीब 11 करोड़ किसानों के खातों में 3.7 लाख करोड़ रुपए ज्यादा गया। वहीं उज्ज्वला समेत दर्जनों कल्याणकारी योजनाओं से गरीबों के खाते में सीधा पैसा भेजा गया और बिचौलिया राज खत्म हो गया। ऐसे दर्जनों फैसलों के साथ नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 5 साल बीत गए। जिसके बाद साल आया 2019। जो लोग मुझे पत्थर फेंकते हैं मुझ पर, मैं उन पत्थरों से ही पक्षी बना देता हूं और उसी पक्षी पर चढ़ करके आगे चलता हूं। हिंदुस्तान की राजनीति में एक बार फिर नरेंद्र मोदी की लहर अपने पूरे शिखर पर नजर आई। भारतीय जनता पार्टी ने 543 में से 303 सीटें हासिल कर नया इतिहास रच दिया। ये केवल जीत नहीं थी बल्कि पहले से भी बड़ा और निर्णायक जनादेश। प्रधानमंत्री जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप सबका पूरा देशवासी 2014 की तुलना में और ज्यादा ताकत और ज्यादा भरोसा जनता ने साफ कर दिया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर उनका विश्वास और मजबूत हुआ है। विपक्ष बिखरा रहा और मोदी एक बार फिर केंद्र में छा गए। ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी बल्कि ये मोदी मैजिक की दूसरी बड़ी मुहर थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने कई बड़े ऐसे और निर्णायक फैसले लिए जिन्होंने देश की सियासत, संविधान और सामाजिक ढांचे तीनों पर गहरा असर डाला। बड़े फैसलों के तौर पर 5 अगस्त 2019 की वो तारीख बनी जिसने कश्मीर की पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अनुच्छेद 370 जिसे दशकों तक छुआ नहीं है, उसे एक झटके में हटा दिया। सरकार ने साफ कहा और सीधा ऐलान कर दिया कि राष्ट्रीय एकीकरण सबसे बड़ा मुद्दा है। वहीं विपक्ष ने कहा
संवैधानिक प्रक्रिया पर चोट पहुंचाई गई। आर्टिकल 370 इसकी पूजा करने के वाले लोगों ने वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाने वालों ने 370 को उसने जम्मू कश्मीर का जो हालात कर दिए थे, वहां के लोगों के अधिकार छीन लिए थे। भारत का संविधान जम्मू की कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था और यहां संविधान सर पे रख करके नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया करते थे। और 370 का वो जमाना था, सेनाओं पर पत्थर चलते थे और लोग निराशा में डूब करके कहते थे अब तो जम्मू कश्मीर में कोई हो नहीं सकता है। आज आर्टिकल 370 की दीवार गिरी, पत्थरबाजी बंद है, लोकतंत्र मजबूत है। इतने सालों तक एपीसमेंट की पॉलिटिक्स से और एपीसमेंट की पॉलिसी से कश्मीर को संभालने का प्रयास किया गया। मोदी जी ने धारा 370-35 को समाप्त किया और घाटी में एक स्पष्ट संदेश भेजा कि आप भारत का हिस्सा हो, आपके ऊपर पूरे भारत का अधिकार है और पूरे भारत पर घाटी के लोगों का भी अधिकार है। 2019 के बाद भी नरेंद्र मोदी सरकार ने अहम फैसलों पर मुहर लगाना जारी रखा, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक जैसी कुप्रथा को खत्म करने का नया कानून लागू किया गया। हमने 3 तलाक की कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाया। इसका फायदा न सिर्फ मुस्लिम बहनों को मिला बल्कि उनके परिवार को मिला। लेकिन 2019 का दौर अभी शुरू ही हुआ था और देश को दुनिया की सबसे खौफनाक चुनौती का सामना करना पड़ा, जिसका नाम था कोरोना। ये वो दौर था जब भारत के लिए केवल स्वास्थ्य संकट नहीं बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक आपातकाल का दौर था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनौती को आपदा में अवसर की नीति के साथ मैनेज करने की कोशिश की। सबसे पहले त्वरित और सख्त लॉकडाउन के जरिए संक्रमण की रफ्तार को रोकने का प्रयास किया गया, जिससे शुरुआती चरण में वायरस के फैलाव को काबू में रखने में मदद मिली। इसके साथ ही सरकार ने गरीब कल्याण योजना के तहत करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन, गैस और नगद सहायता देकर संकट के समय राहत देने की कोशिश की। कोविड के चरम के दौरान भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया, जिसमें देश में ही बनी स्वदेशी वैक्सीन को तेजी से लोगों तक पहुंचाया गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन के जरिए इस अभियान को सुचारू तरीके से संचालित किया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने अर्थव्यवस्थाओं को फिर से पटरी पर लाने, लोकल उद्योगों को बढ़ावा देने और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर जोर दिया। इस दौर में फैसले कठिन थे, चुनौतियां असाधारण थी, लेकिन सरकार ने संकट को संभालने के साथ साथ उसे अवसर में बदलने की कोशिश की और यही इस काल की सबसे बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक पहचान बनी। मिशन के माध्यम से जैविक खेती, नए पद्धति से सब्जी लगाने की ट्रेनिंग मिली। ये आमदनी 17 से 18 हजार रुपए है। और पैसे इतने सारे कमा रहे हैं तो फिर इन पैसों का क्या करते हैं? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने इस पैसे से अपने लिए सोना भी बनवाई, अपने हस्बैंड के लिए 2 व्हीलर भी ली। देखिए, आप जैसी दीदी का आशीर्वाद, आप जैसी मातृशक्ति का आशीर्वाद, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं जो कुछ भी काम कर सकता हूँ वो देश भर की आप जैसी माताएं, बहनें, उनके आशीर्वाद है, उसी से कर पा रहा हूँ। एक तरफ कोरोना की चुनौतियों से देश लड़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ एक मुद्दे का अंतिम अध्याय भी लिखा गया और इसी अंतिम अध्याय के समापन के साथ उदय हुआ राम मंदिर के भव्य स्वरूप की आधारशिला का।
राम मंदिर की कहानी में एक तारीख ऐसी है जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बनी बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कनों में दर्ज हो गई। वो तारीख थी 5 अगस्त 2020, जब अयोध्या की पवित्र भूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी। सदियों के इंतजार, संघर्ष और विश्वास को एक प्रतीकात्मक पूर्णता देते हुए 5 अगस्त 2020 के दिन अयोध्या केवल एक शहर नहीं था बल्कि पूरा देश एक भाव में बंधा हुआ था। सरयू के तट पर आस्था का महासंगम था और हर दिल में एक ही भावना थी कि जो अधूरा था वो अब पूरा होने जा रहा है। जो सपना पीढ़ियों ने देखा वो अब साकार होने की दिशा में पहला कदम रख चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भूमि पूजन किया तो ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था बल्कि ये उनके दूसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी और निर्णायक पहचान बन गया। एक ऐसा क्षण जिसने उनके राजनीतिक नेतृत्व को सीधे उस सांस्कृतिक धार्मिक भावना से जोड़ दिया जो वर्षों से भारतीय जनमानस में गहराई से बसी हुई। मेरी टीम आकर के ले लेगी, बेटा रोना मत, बस मुझे मिल जाएगा बेटा, मैं ले लूंगा। यही वजह है कि राम मंदिर का शिलान्यास केवल एक निर्माण की शुरुआत नहीं था बल्कि ये नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की सबसे मजबूत पहचान बन गया। और राम मंदिर एक ऐसा अध्याय बन गया जिसने राजनीति को आस्था से सीधी तौर पर जोड़ दिया। आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। – 2020 में एक दौर ऐसा भी आया जब बीजेपी को राज्यों में बड़ा झटका लगा। महाराष्ट्र हाथ से फिसल गया, झारखंड हार की चोट दे गया, बिहार जहां समीकरण बदलते ही ताकत का संतुलन हिल गया। वो दौर था चेतावनी का जहां सत्ता संभालना जीतने से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुआ और देखते ही देखते बीजेपी और एनडीए का दायरा सिमटकर करीब 13 राज्यों तक आ गया। यहीं से कहानी में असल मोड़ आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हार का अंत नहीं बनने दिया बल्कि पार्टी की इसी हार को नरेंद्र मोदी ने रीसेट के मौके पर तब्दील कर दिया। – 2023 में राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने और ताकत से प्रचार किया क्योंकि ये सिर्फ चुनाव नहीं थे बल्कि वापसी की परीक्षा थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बीजेपी ने जोरदार वापसी की। ये जीत सिर्फ राज्यों की जीत नहीं थी बल्कि ये संदेश था कि मोदी मैजिक जारी है और ऐसा मैजिक ऐसा है जो पहले से ज्यादा मजबूत है। और फिर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स, 2024 का लोकसभा चुनाव। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी और बीजेपी सत्ता में तो लौटी, लेकिन इस बार कहानी बदली हुई थी। पूर्ण बहुमत की वो चमक थोड़ी फीकी पड़ चुकी थी और सरकार बनी तो, लेकिन सहयोगियों को साथ में लेकर। पहली नजर में ये कमजोरी लग सकती है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, लेकिन असल कहानी कहीं और छिपी थी। अगर आप संसद से नजर हटाकर देश के नक्शे पर देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखती। करीब 13 राज्यों में बीजेपी की सरकार और एनडीए का दायरा बढ़कर लगभग 20 राज्य। मतलब दिल्ली की कुर्सी भले ही थोड़ी हल्की लगी, लेकिन राज्यों की जड़ें और गहरी हो चुकी थी। इसके अलावा बीजेपी अब उन राज्यों में भी सरकार बना चुकी है
जहां पर बीजेपी स्थापना और आजादी के बाद से कभी भी कमल नहीं खिला पाई थी, जिसका ताजा उदाहरण है पश्चिम बंगाल, जहां बीजेपी ने बीते 10 साल में 3 से 77 और 77 से 208 सीटों का आंकड़ा छूकर ये साबित कर दिया कि जमीन पर उसके संगठन की मेहनत रंग लाई। शुभेंदु अधिकारी। और जब नरेंद्र मोदी जैसा स्टार प्रचारक खुद मैदान में सबसे आगे खड़ा हो जाए तो विरोधी दूर दूर तक नजर नहीं आते। यही है असली खेल और यही है असली पावर बैलेंस। 2019 से 2024 में ये सिर्फ 5 साल नहीं थे, ये एक राजनीतिक मशीन के टेस्ट का दौर था और टेस्ट था मोदी ब्रांड का। पहले 18 राज्यों में बीजेपी का विस्तार, फिर 13 राज्यों तक सिमटना और दोबारा 20 राज्यों तक पहुंचना। ये उतार चढ़ाव नहीं था, ये उस रणनीति का भी विकास था जिसके महारथी नरेंद्र मोदी माने जाते हैं। और यही वजह है कि 2024 की सरकार को समझना है तो संसद से ज्यादा देश के राजनीतिक नक्शे को देखना होगा, क्योंकि असली ताकत दिल्ली में नहीं बल्कि उन राज्यों में बसती है जहां से हर सत्ता की नींव मजबूत हो। और बीजेपी ने इस खेल को बखूबी समझा और खेला भी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही कार्यकाल था जिसमें भारत की सुरक्षा नीति का ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ और हिंदुस्तान सहन न करने वाली छवि को पीछे छोड़ते हुए घर में घुसकर जवाब देने वाली ताकत बनी। पहले जहां आतंकवादी हमलों के बाद बयान और कूटनीतिक विरोध तक की प्रक्रिया सीमित थी, वहीं इस दौर में भारत ने यह भी तय कर लिया कि हर हमले का जवाब जमीन पर दिखेगा। 2016 का उरी हमला सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो चिंगारी थी जिसने भारत की सोच बदल दी। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, ये देश बात को कभी भूलने वाला नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पहली बार दुनिया ने देखा कि भारत सीमा के उस पार जाकर भी कार्रवाई करने से हिचकेगा नहीं। और यहीं से नए भारत की सुरक्षा रणनीति का जन्म हुआ। फिर आया साल 2019 का अटैक, जिसने पूरे देश को गुस्से में उबाल दिया। पुलवामा हमले के बाद इस बार प्रतिक्रिया और भी बड़ी थी और दूर तक गूंजने वाली। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान की सरहद के अंदर घुसकर आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया और दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहने वाला। इसके बाद रणनीति और साफ होती गई, खुफिया जानकारी, सटीक समय और तेज कार्रवाई। इस कड़ी में एक और नाम जुड़ा, ऑपरेशन सिंदूर का, जब भारत ने यह संकेत दिया कि अब हर खतरे का जवाब तयशुदा पैटर्न से नहीं बल्कि समय, स्थान और रणनीति के हिसाब से दिया जाएगा। पहले ही रोकने और जरूरत पड़े तो सख्त सजा देने के मॉडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए इन ऑपरेशंस और फैसलों ने मिलकर भारत की नई पहचान गढ़ी। एक ऐसा देश जो कभी इंतजार नहीं करता बल्कि पहल करता है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक बदली हुई सोच के प्रतीक बन गए। अब भारत की रेड लाइन साफ है, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा और हर हमले की कीमत भी तय है। कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत मजबूत हुआ, दुनिया का समर्थन मिला और एक संतुलित लेकिन सख्त शक्ति की छवि बनी। ये 12 साल बताते हैं कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि खतरे को खत्म करने के लिए आगे भी बढ़कर वार करता है। नौ तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था
अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बीते 12 साल में सब कुछ बदल गया। सड़कें बदली, डिजिटल सिस्टम बदला, दुनिया में भारत की छवि बदली, लेकिन अभी भी चुनौतियों का दौर जारी है। कड़े फैसलों को अमल में लाया जा रहा है और माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी हर चुनौती से डटकर मुकाबला करने में सबसे माहिर खिलाड़ी है। और 12 साल बाद भी ये कहानी अभी भी लिखी जा रही है। भारत माता की, भारत माता की। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।